चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या देखना और क्या आज हम सीखेंगे यहाँ पे। सो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स, वो हम आज के क्लास में हम सीखेंगे, समझेंगे। बट उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पिछले क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। अभी स्क्रीन शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रही होगी। लेट मी, ऑलराइट, सो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखना चालू करते हैं। तो हमने बात किया था समथिंग अबाउट, हमने इन माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग हमने बात किया था। हमने बात किया था समथिंग अबाउट द एल्टीट्यूड सिकनेस। अगर आप हायर एलिवेशन पे अगर आप जाना चालू करते हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, और उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ एल्टीट्यूड सिकनेस, या हम इवन इसे कह सकते हैं एज अ माउंटेन सिकनेस। तो एल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर आपको ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, आप जल्दी थक जाओगे, मसल फटीग आपको होगा, थोड़ा सा चलने के बाद आप वहां पे थक जाओगे। डिजीनेस, चक्कर आएंगे आपको, ये चीज आपको हो सकती है। नॉजियाटिक, वॉमिटिंग जैसा फील हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। डिसओरिएंटेशन, आप अपना रास्ता भटक जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, दैट कैन हैपन। एंड देन यू हैव अ इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो ये सब चीजें आपकी हो सकती है ड्यूरिंग द एल्टीट्यूड सिकनेस। तो याद रखना, जब आप हायर एलिवेशन पे जाते हो तो आपका हायर एल्टीट्यूड के ऊपर आपका ऑक्सीजन का लेवल होता है कम। आपका ऑक्सीजन का लेवल आपका वहाँ पे कम होता है, और क्योंकि आपका ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे आपका कम होता है, तो ये सारी कंडीशंस आपके बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। जनरली ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए सिलेंडर के थ्रू, तो आपकी सारे सिम्टम्स आपके चले जाते हैं और आपको फिर अच्छा फील होने लगता है। बट दैट इज समथिंग कैन हैपन इन द हायर एल्टीट्यूड। और याद रखना, अगर कभी ऐसा होता है देन आपको फटाफट आगे बढ़ने से रुक जाना है, आपको आगे नहीं बढ़ना, और एल्स इट कैन बिकम फेटल, और एल्स ये कंडीशन आपके लिए फेटल बन सकती है। तो ये चीज हमने देखी है और ये चीज आपको याद रखनी है अबाउट द एल्टीट्यूड सिकनेस। देन तो ये कुछ लोग हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनके बारे में हमने बात किया था। नाउ रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग, आपका ब्रीदिंग आपके बॉडी के अंदर कौन रेगुलेट करता है? तो याद रखना, आपके ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के अंदर आपके दो पार्ट्स आपके यहाँ पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स फेरोली। इन दो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन टर्म्स ऑफ माय रेगुलेशन ऑफ माय ब्रीदिंग। तो आपकी जो ब्रीदिंग को हम रेगुलेट करते हैं, अभी जो आप ब्रीथ कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इसको रेगुलेट बेसिकली आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स फेरोली आप यहाँ पे करते हैं। तो ये बात याद रखना, दे आर मेनली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ योर ब्रीदिंग। तो ये दो पार्ट्स है मेरे ब्रेन के, एंड दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आपका यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपको दो रीजन्स मिलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आपको दो रीजन मिलता है आपके यहाँ पे। एक होता है आपके यहाँ पे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और एक होता है आपके यहाँ पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो याद रखना, ये दोनों ही पार्ट मेरे मेडुला ऑब्लोंगेटा के ही है। यह वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड यह वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और दोनों का काम होता है, लाइक दोनों हेल्प करता है आपके इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन के लिए। सो दोनों का मैं कह सकता हूँ, कलेक्टिवली कह सकता हूँ कि बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द इंस्पिरेशन एज वेल एज योर एक्सपिरेशन। सो दोनों के लिए ये लोग आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। आफ्टर दैट यू हैव पॉन्स, पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली जो आपका बेटा यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपको दो रीजन आपके यहाँ पे मिलते हैं। एक आपका होता है यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दूसरा आपका यहाँ पे होता है एपिन्यूस्टिक सेंटर। सो नाउ ओवर हियर यू हैव टू एरियाज इन द पॉन्स वेरोली। एक होता है आपका न्यूमोटैक्सिक, एक होता है आपका एपिन्यूस्टिक। अब जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपका होता है पॉन्स के अंदर, ये बेसिकली आपके इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कई बार आपके एक्सपिरेशन को भी कंट्रोल कर सकता है, राइट? सो इट कैन ईदर कंट्रोल द इंस्पिरेशन और द एक्सपिरेशन। बट जो मेरा एपिन्यूस्टिक सेंटर होता है, ये आपका कंट्रोल करेगा डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। जब आप डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग कर रहे होते हो, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे होते हो, वो टाइम पे आपका एपिन्यूस्टिक सेंटर आपका काम कर रहा होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि पॉन्स वेरोली के अंदर दो एरियाज होते हैं, न्यूमोटैक्सिक एंड एपिन्यूस्टिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक के बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट इट इज गोइंग टू प्ले द रोल इन योर कंट्रोलिंग द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आप ये कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ साथ और इधर इट कैन कंट्रोल योर एक्सपिरेशन। बट अगर हम एपिन्यूस्टिक सेंटर की बात करें, सो इट कैन ओनली कंट्रोल द डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन। ये आपके सिर्फ इंस्पिरेशन की डेप्थ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। So that should be very much clear to all of you. So that is your pons Paroli and that is something should be known to you, right? चलिए,
देन यू हैव द केमिकल रेगुलेशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि ब्रेन के कौन से हिस्से जो मेरी ब्रीदिंग में कंट्रोल कर रहे हैं, विच आर हेल्पिंग इन द ब्रीदिंग। अब हमने देखना है यहाँ पे हमारा केमिकल रेगुलेशन। अब इसमें क्या होता है, सी अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 और H+ आयंस का लेवल बढ़ जाता है, अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 और H+ आयंस का लेवल बढ़ जाता है, तो आपके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स, ये लोग आपके इस लेवल को डिटेक्ट करेंगे। सो व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2 एंड H+ आयंस, सो कीमो रिसेप्टर्स आपके इस कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, एंड इस कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करने के बाद वो सिग्नल भेजा जाएगा टुवर्ड्स योर ब्रेन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है रिसेप्टर है कौन, तो इन रिसेप्टर के लोकेशन आपके होते हैं कैरोटिड बॉडी एंड ऑप्टिक बॉडी। तो ये वो लोकेशन है जहां पे रिसेप्टर आपको मिलेंगे। तो याद रखना, अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 और H+ आयंस का लेवल बढ़ जाता है, तो वो टाइम पे उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज कीमो रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर आपको मिलेंगे कुछ लोकेशंस के ऊपर, और वो लोकेशन आपकी यहाँ पे है कैरोटिड बॉडी एंड ऑप्टिक बॉडी। दैट लोकेशन इज कॉल्ड एज माय कैरोटिड एंड ऑप्टिक बॉडी। अब यहाँ पे आपका ये जब डिटेक्ट करते हैं CO2 और H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को, तो ये सिग्नल को भेजते हैं आपके ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन वहां से वापस सिग्नल भेजता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है आपके मसल्स को, आपके डायफ्राम को, आपके इंटरकोस्टल मसल को, कि वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करे ताकि आप फटाफट ब्रीदिंग आप चालू कर सको। तो ये याद रखना, दैट इज अ पार्ट ऑफ माय केमिकल रेगुलेशन। इस लेवल को हम डिटेक्ट करेंगे और फिर हम सिग्नल भेजेंगे ब्रेन को, ताकि अल्टीमेटली आपका ब्रीदिंग का रेट आपका इंक्रीज किया जा सके। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है। सो ये बात रखना। तो ये चीजें हमने की थी सुबह सुबह उठ के सैटरडे को, केमिकल रेगुलेशन एज वेल एज मायर न्यूरल रेगुलेशन। सो दैट इज समथिंग वी हैव कवर्ड, राइट। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा था, ये आपके कीमोरिसेप्टर्स एंड दे आर समथिंग व्हिच आर नोन फॉर, दिस इज समथिंग वी हैव सीन। सो आई होप इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आई होगी जो हमने पिछले क्लास में हमने देखी थी। आई होप दिस इज समथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes. सारी चीजें क्लियर हैं सबको? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या कोई भी चीज समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, राइट, इंटरप्ट करके। चलिए अब आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं आज हमें क्या देखना है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज अस्थमा। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे अस्थमा की, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ये ऐसी बीमारी है जो आपने कभी शायद टीवी पे देखी होगी, अगर रियल लाइफ में नहीं देखी होगी तो शायद से, राइट। तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि अस्थमा के अंदर क्या होता होगा नॉर्मली? सांस लेने में प्रॉब्लम। सांस लेने में आ रही है तकलीफ, ठीक है। ये बात आपने बोल दी यहाँ पे कि यू विल हैव अ सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस। यस, यू विल हैव योर सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस, ठीक है। आपने ये बात एक यहाँ पे बोल दी, ब्रेथलेसनेस आपको यहाँ पे होती है, सांस लेने में तकलीफ आपको यहाँ पे होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे, और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? ठीक है, मैं बताता हूँ फिर। अस्थमा के अंदर होता क्या बेटा, अस्थमा में याद रखना कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ एलर्जिक रिएक्शन यहाँ पे होता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक एलर्जिक रिएक्शन आपका यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? सो याद रखना कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपके होते हैं। सो ये हैव सम डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके कुछ, या फिर यू हैव सम डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, या फिर कुछ पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स आपके हो जाते हैं। आपके डस्ट पार्टिकल्स या आपके पोलन ग्रेन्स जो आपके ये होते हैं, इनकी वजह से आपको एक एलर्जिक रिएक्शन आपके बॉडी में चालू होता है। अगर आपने इन्हें इनहेल कर लिया, अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, देन आपका एक स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन आपका चालू होता है। अब जब आपका एक एलर्जिक रिएक्शन इनकी वजह से चालू होता है, तो उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से आपका जो ट्राइकिया होता है, ट्राइकिया ब्रोंकाई, वहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। क्या रखना, इस कंडीशन में क्या होगा आपका, जैसे आपका एलर्जिक रिएक्शन चालू होगा, तो समझो ये मेरा ट्राइकिया है, ठीक है, समझो मेरा यहाँ पे ट्राइकिया है, राइट। समझो ये मेरा यहाँ पे उसके फिर ब्रोंकाई है, ट्राइकिया है, मेरा यहाँ पे ब्रोंका है। तो आप ये चीज रखना कि अगर आपका ट्राइकिया और ब्रोंका है, अगर आपका यहाँ पे है, और अगर आपका एलर्जिक रिएक्शन चालू होता है, तो पता है क्या होगा, इस एरिया के अंदर आपका बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। सो यू हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस इन दिस एरिया। अब आप सोचो, अगर इस एरिया के अंदर आपका एक्सेस ऑफ म्यूकस आ गया, सिंपल सी बात है बेटा, ये आपका विंड पाइप है, ये आपका विंड पाइप है, ये आपके ब्रोंका है, और यहाँ से आपकी एयर लंग्स तक जाती है। सो व्हेन यू हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस, when you have excess of
म्यूकस। तो बताइए इससे क्या होता है, दिस विल क्रिएट द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर मेरा एक्सेस ऑफ म्यूकस यहाँ पे आ जाता है उससे क्या होगा, मेरा एयर फ्लो को यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मेरा एयर फ्लो जो होगा ऊपर से नीचे आने का वो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे म्यूकस ज्यादा आ गया, बिकॉज क्यों आया यहाँ पे म्यूकस ज्यादा, बिकॉज ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, राइट। अब एक और बात आप यहाँ पे याद रखना, ध्यान से याद रखना, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन एक आपका मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, और उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ histamine. There is one molecule which is involved over here during the allergic reaction, and that is called as my histamine. अगर आप थोड़ा याद करोगे ना, थोड़ा सा आराम से याद करोगे, तो ये वर्ड हमने सुना था चैप्टर 7 के अंदर, हिस्टामाइन हमने टर्म पढ़ा था, सुना था चैप्टर 7 के अंदर, थोड़ा याद करिए, ट्राई टू रिकॉल दिस थिंग, वी हैव सीन दिस टर्म। सो हिस्टामाइन आपका रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, उससे क्या होता है, आपका बहुत सारा म्यूकस आपका इकट्ठा होता है आपके ब्रोंकाई के अंदर और ट्रैकिया के अंदर। अब क्योंकि आपका म्यूकस यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, यू विल फाइंड देयर विल बी अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द एयर फ्लो, देयर विल बी अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एयर फ्लो। तो आपका एयर फ्लो भी यहाँ पे स्मूथली हो नहीं पाएगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर मेरा यहाँ पे एयर फ्लो स्मूथली मेरा यहाँ पे हो नहीं पा रहा, देन ये तो कंसर्न वाली बात है, ये तो मेरे लिए कंसर्न वाली बात हो जाती है। यहाँ पे अगर मेरा एयर फ्लो वहां पे स्मूथली हो नहीं पा रहा, देन ये मेरी कंसर्न वाली बात यहाँ पे हो जाती है। और अगर मेरी ये कंसर्न वाली बात होगी, देन श्योरली व्हाट विल हैपन, श्योरली व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपका एयर पहुंच नहीं रहा ना नीचे तक, आपका एयर लंग्स तक पहुंच नहीं रहा, इसलिए उस पर्सन को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स एक्सेस ऑफ म्यूकस फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग, राइट। इसके अलावा एक और चीज याद रख लो, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे याद रख लो कि कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो जाता है। मतलब अगर समझो मेरे यहाँ पे ट्राइकिया है, तो ट्राइकिया मेरा थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से और थोड़ा आपका एयर फ्लो आपके यहाँ पे कम हो जाता है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स कैन ऑल्सो बीन सीन हैपनिंग ओवर हियर। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए, so, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे होता है वो आपको मिलेगा। सो कॉन्ट्रैक्शन of like muscles can be seen, और इसके वजह से भी क्या होता है कि आपका ट्राइकिया थोड़ा सा नैरो हो जाता है। अगर आपका ट्राइकिया यहाँ पे नैरो हुआ तो आपका एयर फ्लो आपका यहाँ पे और आपका ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इट वोंट बी दैट स्मूथली। तो ये चीज आपकी होती है, इसलिए आपको भी देखना कि उसे ब्रेथलेसनेस होती है उस पर्सन को। अब इसे ठीक किया जा कैसे जा सकता है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिनको अस्थमा होता है उनके पास एक इनहेलर होता है, वो लोग अपने पास हमेशा एक इनहेलर रखते हैं। उस इनहेलर को हम इवन बोल सकते हैं एज अ नेबुलाइजर, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एज अ ब्रोंकियोडायलेटर। सो देयर इज समथिंग नोन एज माय ब्रोंकियोडायलेटर, ब्रोंकियोडायलेटर, जिसे आप इवन कहते हो एज अ इनहेलर भी आप कह सकते हो, या फिर इवन आप उसे बोल सकते हैं एज अ नेबुलाइजर। आपको भी नोटिस करना, वो पर्सन उसे वापस फटाफट उसे यूज करना चालू करता है, तो उसको फिर सांस में सांस आती है उसे आराम से, लाइक इट कैन ही कैन ब्रीथ नॉर्मली आफ्टर दैट। सो व्हाट इज द ब्रोंकोडायलेटर इज नोन फॉर, ये करता क्या है एक्चुअली में जाके, तो आप सिंपल से आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। समझे कि मेरा यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे हो गया मेरा, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे हो जाता है मेरे यहाँ पे अस्थमा का अटैक आता है इसे, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा बहुत सारा म्यूकस, ठीक है, आपका यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस यहाँ पे आ चुका है बिलो द रिएक्शन। अब म्यूकस अगर मेरे यहाँ पे आ चुका है, मेरा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है मेरे ट्राइकिया का, तो क्या होता है कि मेरा एयर फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। तो जैसे ही आप डायलेटर यूज करते हो, जैसे आप ब्रोंको डायलेटर आप यहाँ पे यूज करोगे, तो पता है क्या होगा, ये आपका वाइडन हो जाएगा, ये आपका ब्रॉड हो जाएगा, जो आपका ट्राइकिया है वो आपका डायलेट हो जाएगा और थोड़ा सा आपका ब्रॉड हो जाएगा। अब जैसे मेरा ट्राइकिया यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड होता है, तो क्या मिलता है यहाँ पे, मुझे मिलता है स्पेस, मेरी हवा को जाने के लिए यहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा, और उसी स्पेस को यूज करके फिर एयर आपकी लंग्स तक जाने लगती है, तो आपका यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है। एंड बिकॉज आपका यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, तो इस स्पेस की वजह से क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपका एयर अब यहाँ से पास हो पाएगा। सो नाउ यू कैन फाइंड हवा आपकी पास होके लंग्स तक पहुंच पा रही है। तो ये काम होता है मेरे यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स का। तो ये बात है, ब्रोंकोडायलेटर्स वो डायलेट करते हैं स्मूथ मसल्स को, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनका लाइक थोड़ा सा डायमीटर उस ट्राइकिया का वहां पे आपका बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उसका साइज वहां पे बढ़ जाएगा, ताकि हवा वहां से आपकी इजिली पास हो सके, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द अस्थमा। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी कभी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
अस्थमा इन्वॉल्व्स एलर्जन, यहाँ पे कई सारे आपके एलर्जेंस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ हिस्टामाइन फ्रॉम द मास्ट सेल, आपके मास्ट सेल में से यहाँ पे हिस्टामाइन आते हैं, राइट, और वो उनकी वजह से आपका एलर्जिक रिएक्शन आपका होता है। याद रखना हिस्टामाइन हमेशा आपका इन्वॉल्व होगा आपके एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। इवन जब आपको मधुमक्खी काटती है, इवन जब आपको मधुमक्खी काटती है आपका पूरा हाथ लाल हो जाता है, वो आपके हिस्टामाइन की वजह से ही होता है, ठीक है। देन क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकियल स्मूथ मसल, आपके जो ब्रोंकिया के स्मूथ मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो और थोड़े और छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको हमें बड़ा करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ म्यूकस कैन क्लॉग द ब्रोंक्यूल्स एंड द ब्रोंकाई, बहुत ज्यादा अगर म्यूकस रहेगा तो आपके ब्रोंक्यूल्स को और ब्रोंकाई को वो क्लॉग कर देगा, जमा देगा, रोक देगा एयर फ्लो को, और इस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं हमारे यहाँ पे एज अ ब्रोंकोडायलेटर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई बी यूजिंग द ब्रोंकोडायलेटर, ताकि मेरे जो ब्रोंका है वो थोड़े वाइड हो जाए, ब्रॉड हो जाए, डायलेट हो जाए, ताकि एयर फ्लो मेरा वहां पे आराम से चालू हो जाए। दिस इज व्हाट यू डू इन द अस्थमा। क्या अस्थमा की कहानी आपको समझ आ रही है? अस्थमा वाली कहानी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ठीक है, इसलिए कोई भी चीज अगर समझना है, इवन जो नए बच्चे नए हैं, वैशाली, सोहिन, आप काफी दिनों बाद ज्वाइन किए हैं, अगर आपको कोई चीज अगर यहाँ पे क्लियर ना हो तो प्लीज पूछ लीजिए, ताकि हम आपको ये चीज रिपीट कर देंगे। एंड दिस गोस फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हियर, ठीक है। तो बता देना अगर कोई चीज यहाँ पे समझ ना आ रही हो, कोई टर्म समझ नहीं आ रहा हो, मेडिसिन का काम क्या समझ नहीं आ रहा हो, सो प्लीज लेट अस नो दैट। फिलहाल तो हमने इसे काफी ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ है, बट स्टिल बता देना कोई चीज रिपीट करनी होगी तो इस तरीके से आपका अस्थमा यहाँ पे लाइक ट्रीट किया जा सकता है, और इसके अंदर ये चीज आपके यहाँ पे होती है। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे हमारे यहाँ पे एम्फिसेमा। अब जब भी आप बात करते हैं एम्फिसेमा के बारे में, व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट द एम्फिसेमा, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका मेन कॉज होने का रीजन आपके यहाँ पे होता है स्मोकिंग। मेजर कॉज मतलब कंट्री में अगर आप देखोगे आपके पास अगर 10 केस होंगे ना हॉस्पिटल में, 10 में से 8 केस का रीजन आपका होगा वहां पे स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर माई एम्फिसेमा, या फिर काफी बार ये इवन एज एयर पोल्यूटेंट्स भी आपके यहाँ पे हो सकते हैं, बट मेनली देखा गया दैट स्मोकिंग इज गोइंग टू बी द मेजर कॉज फॉर माई एम्फिसेमा। अब होता क्या इस कंडीशन के अंदर, तो याद रखना एम्फिसेमा के अंदर होता क्या बेसिकली आपके यहाँ पे, द इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वेलाई इज बीन लॉस्ट। elasticity of alveoli is lost। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे कि एल्वेलाई मेरे यहाँ पे डैमेज होते हैं। कभी अगर क्वेश्चन आ गया ना कि कौन से कंडीशन के अंदर एल्वेलाई आपके डैमेज हो जाते हैं, देन आपने आंसर करना है आपका एम्फिसेमा। So alveoli will get damaged. So alveoli gets damaged. So alveoli gets damaged. अब एल्वेलाई अगर आपके यहाँ पे खराब हो रहे हैं, मतलब उनकी इलास्टिसिटी अगर आप पे जा रही है, देन ये अफेक्ट करता है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। इट विल बेसिकली गोइंग टू अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपके यहाँ पे, इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, आपके एल्वेलाई यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। दिस इज अ कंडीशन जहां पर आपको मिलेगा दैट योर इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वेलाई इज बीन लॉस्ट। सो बेसिकली आपके एल्वेलाई यहाँ पे हो रहे हैं डैमेज। और एक बात याद रखना, एम्फिसेमा के अंदर अगर आपके एल्वेलाई डैमेज हो रहे हैं, उनको आप वापस ठीक नहीं कर सकते हैं। वंस दे आर गॉन, दे आर गॉन। ये बात आप ध्यान उठा लो कि दिस इज नॉट क्यूरेबल, मतलब इसको आप क्यूरेबल इन द सेंस यू कैन नॉट रिवर्स बैक द लॉस्ट एल्वेलाई। तो ये बात रखना, लाइक लॉस्ट एल्वेलाई कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। सो लॉस्ट एल्वेलाई कैन नॉट बी रिवाइव्ड, कैन नॉट बी रिवाइव्ड, मतलब इनको आप वापस से ठीक नहीं कर सकते। अगर आपके 1 लाख एल्वेलाई खराब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एम्फिसेमा, तो गए। अब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो वापस से नॉर्मली काम करेंगे और आपको नॉर्मली आप सब अपना लाइक ब्रीदिंग कर पाओगे। दैट वोंट बी हैपनिंग। एक बार वो गए तो गए, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बाकी सारे तो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स आपके ये है, इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वेलाई इज बीन लॉस्ट, सो एल्वेलाई गेट्स डैमेज। उसके साथ साथ स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन आर द 2 रीजंस फॉर द एम्फिसेमा, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। उसमें भी
स्मोकिंग आपका मेन रीजन आपके यहाँ पे होता है, स्मोकिंग इज अ मेजर रीजन फॉर माय एम्फिसेमा। तो ये आपके दो मेन पॉइंट्स है। इसके अलावा एडिशनल आप पॉइंट्स यहाँ पे क्या याद रखते हो, जो सप्लीमेंट्री पॉइंट्स वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, बट दीज आर द टू मेन पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू नो। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, एंड यहाँ पे आपका एल्वेओलाई की इलास्टिसिटी हैज बीन लॉस्ट, राइट? सो इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वेओलाई हैज बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड, सरफेस एरिया ऑफ द एल्वेओलाई हैज बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो आपका इलास्टिसिटी तो आपकी जाएगी, उसके साथ आपके यहाँ पे सरफेस एरिया भी आपके यहाँ पे जा रहा है। सो नॉर्मल ब्रीदिंग आपके यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है, अफेक्ट्स द नॉर्मल वेंटिलेशन। अब इसमें हो क्या रहा है, alveolar sac remains filled with the air even after expiration। तो होता क्या है बेटा यहाँ पे कि समझो आपका ये एल्वेलाई है, इसके अंदर एक्सप्रेशन करने के बाद भी, इसके अंदर एक्सप्रेशन करने के बाद भी आपको यहाँ पे एयर मिल जाएगी, एंड वो इंटरफेयर करती है आपके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सो यू विल हैव एयर, सो यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एयर आपको वैसे भी मिल जाएगी इवन आफ्टर एक्सप्रेशन, इवन आफ्टर एक्सपिरेशन। और बेटा एक चीज याद रखना कि अगर आपके लंग्स यहाँ पे डैमेज होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं आपके अल्टीमेटली, तो आपकी पूरे बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखता है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ हैविंग सच काइंड ऑफ इश्यूज इन द लंग्स, पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है? सेलुलर सैक रिमेन्स फिल्ड विद एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन, excessive smoking and air pollutant are the main reason for this, right? इतनी ही बात आपका, अगर आपको इतने पॉइंट्स अगर आप याद रख सकते हो तो आपको ये कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। क्योंकि देखो आपको कंडीशन को आइडेंटिफाई कब करना है, एग्जाम के अंदर। फिलहाल तो लाइक आपको, आपके सामने कोई केस नहीं आएगा हॉस्पिटल वाला, बट एग्जाम में क्वेश्चन जब बन के आएगा तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एल्वेओलाई डैमेज हो रहा है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, और ये कंडीशन हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ स्मोकिंग, तो आपने आंखें बंद करके वहां पे आंसर करना है दैट इज गोइंग टू बी माय एम्फिसेमा। देन यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड टेल देम ओवर देयर दैट एम्फिसेमा इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर देयर। तो ये बात आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड रखते हैं। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो दैट इज माय एम्फिसेमा एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द एम्फिसेमा, व्हिच शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो क्या एम्फिसेमा आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? ये वाला कंडीशन क्लियर है नहीं है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो चलिए एक काम करते हैं, आगे वाला डिसऑर्डर देखने के लिए एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। लेट मी सी इफ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने यहाँ पे देख रहेगा, 2000 का ये क्वेश्चन है आपके सामने। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मेनली कॉज्ड बाय द सिगरेट स्मोकिंग। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया इसको आंसर देने के लिए, लेट्स सी किन लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे। सोहिन बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? Emphysema. और सोहिन आपका आंसर यहाँ पे सही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे पूछा जाता कि इनमें से कौन सी कंडीशन होती है जो आपकी होती है बिकॉज ऑफ द एलर्जन, तो आपका आंसर फिर क्या होता? Asthma. बिल्कुल सही, राइट। सो यस, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। तो बड़े ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। देन ये वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अपना 1 मिनट 30 सेकंड ले लो, इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, एंड प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर। So take your 30 seconds and then try to tell me the answer for this question. ठीक है, हैंड रेस करिए, हैंड रेस करिए। चलिए सब लोग बताइए, प्रिया भारद्वाज क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Option A. प्रिया भारद्वाज को यहाँ पे ऑप्शन ए लग रहा है यहाँ पे। इशिता चौधरी आपको क्या लग रहा है? A. एंड दीक्षा आपको? Option A. राइट, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पुराने टॉपिक से रिलेटेड है, ये भी आप ट्राई करो करने का। When you hold your breath, which of the following gas changes in the blood would first lead to a urge to breathe? आपके जब आप ब्रेथ रोक के रखते हो अपनी, तो क्या होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग विशफुलनेस आती है कि आपको ब्रीथ करना पड़ेगा जोर से फटाफट। सो हैंड रेस करिएगा इसके लिए भी। टेक योर 30 सेकेंड्स, ट्राई टू रेज योर हैंड। साक्षी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? Option B. साक्षी को यहाँ पे ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। देन आरुषि आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. ओ, ऑप्शन डी, ऑलराइट। कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है, बताइए। Sir, option बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा। Sir, option ये A. देखो, अरे
आपने तो बिल्कुल अलग बोल दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। बताइए इशिता कुमारी, क्या होगा आपका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बेटा यहाँ पे सही आंसर। याद रखना, इट्स अ अमाउंट ऑफ CO2 राइज इन द ब्लड। आपका जो CO2 का लेवल आपके बॉडी के अंदर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि आपको ब्रीदिंग की इच्छा होती है। सो याद रखना, मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ कि आपके ब्लड के अंदर जब CO2 का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ ब्रीदिंग होती है। CO2 का O2 का लेवल कम होता है इसलिए नहीं होता। इट्स इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज विल ट्रिगर द ब्रीदिंग प्रोसेस इनसाइड द बॉडी। सो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ चलिए वापस आते पीछे हमारी तरफ। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट माय ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो इसको आप मेरी मदद करोगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। यू विल हैव टू हेल्प मी आउट ऑन दिस। चलिए देखते हैं इसे क्या होगा इसके अंदर। सी, जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के बारे में, तो यहाँ पे एक दो नाम आते हैं, लाइक यू हैव अ सिलिकोसिस, यू हैव समथिंग लाइक सिलिकोसिस, एक आपके यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। एंड देन यू कैन हैव समथिंग लाइक एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोसिस। ये है मेरे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो बेसिकली होता क्या, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है बेटा कि ये तब होती है आपको जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में जाके आप काम करते हो। जब आप किसी एरिया में जाके आप काम कर रहे होते हो तो वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से आपको डिसऑर्डर यहाँ पे होता है। तो एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस बेसिकली आपको होता है जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, पीपल हु आर वर्किंग इन द माइनिंग इंडस्ट्री, उनको ये कंडीशन होती है। तो बेसिकली होता क्या ना बेटा, अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में काम तो आपका ड्रिलिंग का काम काफी ज्यादा होता है, ड्रिलिंग का काम होता है, एक्सकवेशन का काम होता है। तो आपके डस्ट, आपके एयर के अंदर यह स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ दिस एस्बेस्टोस, आपके काफी छोटे छोटे पार्टिकल आपको मिलते हैं एयर के अंदर ऑफ योर एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस बेसिकली एक स्टोन होता है, राइट, एस्बेस्टोस और सिलिका। इवन जो लोग ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी एक कंडीशन हो सकती है, ग्लास इंडस्ट्री में भी सिलिका काफी ज्यादा होता है। तो जनरली हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द माइनिंग इंडस्ट्री। तो ये जो सिलिका होता है, एस्बेस्टोस होता है, ये आपके एयर के अंदर होता है, राइट, और ये आप इनहेल करते हो, अनजाने में आप इसे इनहेल करते हो। और जब आप इसे इनहेल करते हो तो होता क्या है, आपके लंग्स के अंदर देयर इज अ फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन। याद रखना, ये जब आप इनहेल कर लेते हो, व्हेन इट गोज इनटू द लंग्स, जब ये आपके लंग्स के अंदर चला जाता है, व्हेन इट गोज इनटू द lungs, then what will happen, there will be a fibrous tissue formation। तो आपके lungs के अंदर क्या होगा, there will be a formation of a fibrous tissue। so fibrous tissue formation happens in the lungs। so जब आपका fibrous tissue formation आपका lungs के अंदर होता है, when there is a fibrous tissue formation happening inside the lungs, that is not good for you। ये किसी भी तरीके से आपके लिए अच्छा नहीं होता, याद रखना, किसी भी तरीके से आपके लिए अच्छा नहीं होता। अगर ये लंग्स के अंदर इकट्ठा हो रहा है फाइब्रस टिश्यू, देन दैट मींस व्हाट, कि आपके लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी आपके यहाँ पे कम हो जाती है, और आप उस तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते जैसे आपको करना चाहिए, लाइक जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो ये बात आपको याद रखते हैं कि आपके लंग के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द इनहेलेशन ऑफ माय एस्बेस्टोस एंड द सिलिका। अब होता क्या बेटा कि इसके सिम्टम्स आपको एकदम से नहीं दिखते हैं। जब आप माइनिंग इंडस्ट्री में 10-15 साल आप काम कर रहे हो, सो जब आपका 10 से 15 साल का एक्सपोजर होता है, 10 to 15 ईयर्स का जब आपको एक्सपोजर होता है, उसके बाद आपको सिम्टम्स दिखना चालू करते हैं। उसके बाद जब आपका बहुत ज्यादा फाइब्रस टिश्यू बन जाता है लंग्स के अंदर, उसके बाद आपको वहां पे सिम्टम्स दिखना चालू करेंगे, तो वो टाइम तक काफी लेट हो चुका होता है बेसिकली। और यार इतना ये क्यूरेबल नहीं है, एक बार ये हो गया तो हो गया, इट इज नॉट क्यूरेबल। याद रखने ये बात, इसको कैसे भी करके आप क्यूरेबल नहीं है ये, सो इट इज नॉट क्यूरेबल। तो दिस इज समथिंग जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। और काफी बार बेटा देखा भी गया है कि जिसको ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है ना, मतलब ये सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, कई बार ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। कई बार इतने लंबे एक्सपोजर के बाद सडनली उनके अंदर लंग कैंसर डेवलप होता है, तो ये भी देखने के लिए कई बार हमें मिल जाता है थ्रू द पीपल वर्किंग इन द माइनिंग इंडस्ट्री। अब मेरा सवाल आपसे ये है
पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या आपको इतनी बात मेरी यहाँ पे समझ आ रही है? क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये तो हाँ. आपको यहाँ पे आ जाते हैं कि यार ये सब आपका होता है जब आप माइनिंग इंडस्ट्री में आप वहाँ पे काम कर रहे हो। मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आप मुझे बताइए, इसको हम, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपके वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप कैसे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखोगे? व्हाट यू विल डू टू कंसर्न देयर सेफ्टी? हैंड रेज करके आप आंसर बताएंगे। रेज योर हैंड, टेल मी हाउ यू विल टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी। बताइए पलक, क्या करेंगे आप? प्रिया भारद्वाज, सॉरी प्रिया भारद्वाज, बताइए। सुन बोले कि वो मास्क लगाएं. ठीक है, सो दे कैन यूज प्रोटेक्टिव गियर, बिल्कुल सही, दे कैन यूज अ प्रोटेक्टिव गियर। ओके, ये आपका आंसर सही है। ऑलराइट, एनीवन एल्स? और कुछ और भी लोग बताइए, एज अ कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे आप इन लोगों के लिए? कुछ नहीं करेंगे? ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लेंगे. ठीक है, चलो ये भी मैं देख लेता हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर आप अपने पास रखोगे वहां पे, ठीक है, ताकि उनको रेगुलरली वो दिया जा सके। ठीक है, ओके, और कुछ इसके लिए और बताइए। बताइए साक्षी। जो भी चीज वो कट या कुछ करे मुंह से वेट करके पहले उसे वेट कर दे। वापस बोलना, समझ नहीं आया। मतलब जिस भी चीज को वो कट कर रहे हैं हम्म, से पहले गीला कर दे तो फिर डस्ट उड़ेगी नहीं। ओके ओके, ठीक है, मैं इसे लिखूंगा ऐसे, एज अ फाइंड बेटर वेज टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ, ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ डस्ट इन एयर। ठीक है, चलिए हम कुछ एडवांस तरीका निकालेंगे वहां पे। ठीक है, ये एक और चीज आपने बोली, ठीक है, और कुछ? एनीथिंग एल्स? नथिंग, बस इतना ही? बताइए साक्षी, बताइए। तो जहाँ पे सिलिका डस्ट होती है वहां पे खाना भी नहीं खाना चाहिए। तो मतलब वो अब खाना भी नहीं खाने दे रहे उन लोगों को? मतलब आस पास। लंच ब्रेक हो गया, खाना नहीं खाने दे रहे? मतलब अब बेटा कहाँ जाएंगे बेटा दूर खाने के लिए वो? बट अगर पेट में चला गया तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा साक्षी। अगर पेट में चला गया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लाइक लंग्स में गया तो दिक्कत है फिर। और कुछ आपके हिसाब से? और कुछ आप लोग? बस इतना ही करोगे आप लोग वर्कर्स के लिए? बस, ठीक है, चलिए मैं कुछ बताता हूँ। तो इतनी चीजें तो आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट? आप ऑक्सीजन सिलेंडर में आप लगा रहे हो, फाइंड अ बेटर वे टू, सो दैट ये ऐसा हो ही ना, डस्ट पार्टिकल उठे ही ना आपके एयर के अंदर। प्रोटेक्टिव गियर आप यूज कर सकते हो एज अ मास्क। उसके साथ यू कैन गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, कैन गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, इन लोगों का कराना चाहिए। सो यू शुड गो फॉर अ रेगुलर हेल्थ चेकअप, इनका कराना चाहिए लोगों का, राइट? They should be informed about the harm of the site. They should be informed. They should be informed about the harm of working at that site. जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे काम करने से क्या हार्म आपको हो सकता है, उसके बारे में आपको उन्हें बताना चाहिए। बिल्कुल आपको, अगर आप स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करोगे कि यार ये सब जो आपको ध्यान रखना है ये सब हो सकता है, तो अपना ध्यान और अच्छे से देंगे। ठीक है, and then you can give them a regular like you can regularly give them the like holiday or regular week off, regular like week off, or I would say regular week off, yeah, I should say regular holidays, holiday, so they can avoid working for long duration of time, so they can work at different site। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको ये कर रहा हूँ कि उनको लाइक पूरे साल वहां पे काम मत कराओ, आप उन्हें 6 महीने के लिए वहां पे काम कराओ और बाकी 6 महीने के लिए उनको आप कहीं और भेज दो। तो आप एट अ टाइम बहुत लंबे टाइम के लिए उन्हें एक्सपोजर नहीं दे रहे हो, तो ये भी आप कर सकते हो, राइट?
तो जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो बेसिकली होगा क्या कि उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी एंड दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और आप उनका ध्यान रखोगे। तो ये सब चीजें जो आपने यहाँ पे बोले हो, जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो सब यहाँ पे ऐड रखना। इन्फॉर्म करो उन्हें रेगुलरली, उनको लाइक ऑफ दो काम से, मतलब उनको छुट्टी दो कि आप इतने दिन ही काम करोगे, उसके बाद आप कहीं और काम करोगे। इनका हेल्थ चेकअप कराना चाहिए इन लोगों का, एंड यू शुड यूज अ प्रोटेक्टिव गियर। दीज आर द मेन थिंग्स यू शुड बी डूइंग, ताकि आप इन लोगों को बचा सको इन डस्ट पार्टिकल्स से। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपके यहाँ पे लिखी हुई, यू हैव अ सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। ये आपका हो क्यों रहा है? क्रॉनिक एक्सपोजर टू सिलिका एंड एस्बेस्टोस। क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, जब लंबे टाइम के लिए आपको कोई एक्सपोजर होता है टू द सिलिका एंड द एस्बेस्टोसिस डस्ट पार्टिकल, देन ये आपको यहाँ पे हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, ये अगर होता है दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ये कोई भी तरीके से अच्छा नहीं है। सिम्टम्स आर सीन आफ्टर क्रॉनिक एक्सपोजर फॉर 10 to 15 years। इतने टाइम के बाद आप वहां पे सिम्टम्स मिलेंगे देखने के लिए, और ये कंडीशन आपके यहाँ पे होती है इनक्यूरेबल, इसे आप ठीक नहीं कर सकते। जो डैमेज हो गया वो हो गया, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन वर्कर्स का जो आपके साथ वहां पे आपके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट इज माय ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। और याद रखना ये आपके माइनिंग इंडस्ट्री में आपका हो रहा होता है, उसके साथ साथ सिलिका की अगर मैं बात करूं तो इवन ग्लास इंडस्ट्री में इसके होने के चांसेस आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं। सो ये इस इंफॉर्मेशन को आप हमेशा यहाँ पे रखेंगे ये आप, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे हमने देख लिया हमारा थर्ड डिसऑर्डर विच इज माय ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर या ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज माय ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस हम यहाँ पे डायरेक्टली से समझा देते हैं। ब्रोंकाइटिस आपके सामने टर्म आया तो दैट इज माय इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ब्रोंकाई। आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो यहाँ पे आपकी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ। समझो ये आपकी ब्रोंकाई है, समझो ये आपकी ब्रोंकाई है। अब अगर आपको ब्रोंकाइटिस होता है तो ये आपकी लाइक स्वेल हो जाएंगी, अंदर से आपकी सूज जाएंगी या स्वेलिंग इसके अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए। तो समझिए मेरी ब्रोंकाई है, अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल हैव द स्वेलिंग। तो स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई इज बीन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व्ड ओवर हियर। आपको यहाँ पे स्वेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो कैन सी द स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकाई। Swelling of bronchi can be seen happening over here. अगर आपका ब्रोंकाई का स्पेलिंग यहाँ पे हो रहा है, राइट, वो आपका इवन इसलिए होता है बिकॉज ये वो ओवर ग्रोथ ऑफ गॉबलेट सेल्स, ओवर ग्रोथ ऑफ म्यूकस फॉर्मिंग सेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपके म्यूकस फॉर्मिंग सेल्स आपके यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो स्वेलिंग यहाँ पे हो रहा है, ब्रोंकाई के वॉल का यहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, स्वॉलिंग द ब्रोंकाई, उसके साथ साथ आपका म्यूकस यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे म्यूकस भी आपके यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। सो यू विल फाइंड म्यूकस भी आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर ऐसी चीजें होने लगती है तो आप बताइए, अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको मिल रही है आपके ब्रोंकाई के अंदर, तो इससे क्या दिक्कत है कि पर्सन को, व्हाट विल द इशू द पर्सन विल फेस? सर वो ऑक्सीजन नहीं ले वो पाएगा। ब्रीथ अच्छे से नहीं पाएगा। एयर पहुंच ही नहीं पाएगा लंग्स तक। आपका एयर जो होगा पूरा पाथवे आपका यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अगर आपका पाथवे यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है तो कहाँ से आपका एयर पहुंचेगा आपके लंग्स तक? और यही चीज आपके यहाँ पे था, आपका पूरा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, राइट। लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई स्वेल्स एंड प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ म्यूकस। और जब आप खांस रहे होते हो तो आपका ग्रीन कलर का म्यूकस आपका बाहर निकलता है। सो रेगुलर कॉफिंग विद द थिक ग्रीन स्पर्टम इज बीन ऑब्जर्व। जब भी आप खांस रहे होते हो तो ग्रीन कलर का म्यूकस आपका हमेशा निकलतेगा, जो आपका बहुत इकट्ठा वहां पे हो चुका है, ठीक है। तो ये जनरली होता क्यों है? एयर पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, कई बार कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका ये हो सकता है। ख्याल रखना, एयर पोल्यूटेंट हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, और कई बार आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपका होता है तो उसकी वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है। जब भी आपके सामने टर्म आए इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जब भी ये लिख के आए ना, समझ जाना आपके साथ बात करने की कोशिश की जा रही है अबाउट द ब्रोंकाइटिस। समझ जाना कि आपसे वो लोग ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, यहाँ पे स्वेलिंग होती है ब्रोंकाई की, म्यूकस ज्यादा आपका यहाँ पे बनेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे आपका ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे आपका क्रिएट होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? वी कैन यूज अ ब्रोंको डायलेटर। आप जानते हो, जैसे ही मैं डायलेटर यूज करता हूँ, मेरे ब्रोंकाई का जो डायमीटर वहां पे होता है वो थोड़ा सा लाइक इंक्रीज हो जाएगा वहां पे, एंड देन यू कैन हैव अ गुड पैसेज ऑफ एयर कैन पास थ्रू इट। सो ब्रोंको डायलेटर आप यूज कर सकते हो। अगर एज अ डॉक्टर आपको दिखता है कि वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर एज अ डॉक्टर अगर आपको दिख रहा है वहां पे कि कोई वहां पे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द एंटीबायोटिक्स। देन इन दैट केस आप वहां पे अपना एंटीबायोटिक्स वहां पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा,
सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय ब्रोंकाइटिस. तो ये बात आपको याद रखना. इंटरनल ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप लोग, मुझे ये बताइए Yes, आप, sir. अगर कोई बीमारी है, तो मुझे क्या प्रश्न है आपका, बताइए. आपका सर सवाल एक बार रिपीट करना. मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आपका ब्रोंकाइटिस आपका होता है तो आपका क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकाई का, राइट. इन्फ्लेमेशन जब आपका वहां पे हो रहा है तो वैसे आपका होता क्या है कि आपकी वहां पे ब्रोंकाई के अंदर स्वेलिंग हो जाती है. आपकी जो वॉल होती है ब्रोंकाई की, वहां पे आपको स्वेलिंग होते हुए आपको मिलेगी, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वहां पे म्यूकस फॉर्मेशन आपका वहां पे होगा. अगर ये दोनों चीजें अगर आपके वहां पे हो रही है, देन समझ जाओ कि आपका एयर फ्लो आपका वहां पे रुक जाता है, और ये होता है आपके ब्रोंकाइटिस के अंदर. खांसी होना काफी कॉमन होता है यहाँ पे, खांसी होना बड़ा कॉमन होता है. खांसी के साथ साथ आप यहाँ पे ग्रीन कलर का स्पर्टम आपको यहाँ पे बाहर निकलेगा. कृतिका कौंडल, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए. सर एक बार. कृतिका आपकी आवाज कटी, वापस बोलना. कृतिका आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर आपको बोलना पड़ेगा, अब तक हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही. बोलिए कृतिका. ऑलराइट, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ बेटा, एक बार सुन लो यहाँ पे. सो यू विल हैव द म्यूकस आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, एंड देन ग्रीन कलर का स्पर्टम आपको बाहर निकलता है खांसी के दौरान, एंड व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन ओवर हियर. और ये होता क्यों है? स्मोकिंग, एयर पोल्यूटेंट, या कई बार इन्फेक्शन की वजह से आपको ये हो सकता है. और इसको आप ट्रीट कर सकते हो बाय यूजिंग द ब्रोंकोडायलेक्टर, और एंटीबायोटिक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. सो दैट इज वन थिंग यहाँ पे. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद. हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए. अच्छा, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मतलब मेरी भी आवाज कट रही है? बता दो मुझे, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली या नहीं आ रही? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. चलो, मतलब आपके एंड पे नेटवर्क का इशू है. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट इज माय ब्रोंकाइटिस. अब हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर हम यहाँ पे देख लेते हैं. दैट इज माय निमोनिया. नेक्स्ट. ठीक है, आप लोग की आवाज कट रही बेटा. आप लोग की क्या कर रहे हैं बेटा? आप करिए कुछ नेटवर्क का वहां पे इशू फिक्स करिए. आवाज कटती है आपकी जब आप बात करते हो तब, कुछ समझ नहीं आता. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट माय निमोनिया. अब निमोनिया की जब हम बात करते हैं तो ये करने के लिए आपका लाइक जनरली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आपका निमोनिया होता है. ठीक है, इसमें आपका इन्वॉल्व होगा आपका यहाँ पे हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाe. एक तो ये बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, और एक आपको यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. अब एक चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठा लो कि आपके एक दो जो बैक्टीरिया आपके होते हैं यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये जनरली आपको बैक्टीरिया, ये जनरली आपको निमोनिया कॉज कर सकते हैं. बट याद रखना, आपने सुना होगा जब लोगों को कोविड हुआ था तो तब उनको निमोनिया हो रहा था. आपने ये बात नोटिस की होगी, आपने ये बात पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, देखी भी होगी, कि जिन लोगों को कोविड हो रहा था उनको निमोनिया हो रहा था. तो निमोनिया जनरली आपके ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं. बट एक बात और आप यहाँ पे समझिए कि कुछ और भी आपके ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो आपके निमोनिया कॉज कर सकते हैं. ये तो आपके चलो बैक्टीरिया है, दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच आर कॉजिंग द निमोनिया ओवर हियर. बट इनके साथ साथ यू कैन हैव सम वायरसेस जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं, या कुछ फंगाई हो सकते हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं. तो और भी कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो निमोनिया कॉज कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपका ये दो बैक्टीरिया आपकी निमोनिया कॉज करते हैं. अब सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि यार निमोनिया के दौरान होता क्या है, व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द निमोनिया, एक्चुअली आपका हो क्या रहा होता है. तो एक बात आप यहाँ पे याद रखना, एक सबसे कॉमन सबसे सिंपल सिम्टम आप यहाँ पे याद रखना कि अगर किसी को निमोनिया होता है तो सबसे कॉमन का ये होता है कि उसके एलुलाई के अंदर डेड WBC और वाटर इकट्ठा हो जाता है. सो इन द एल्वेलाई व्हाट विल हैपन, देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ योर डेड WBC and water, and I will get say fluid or water gets accumulated. डेड WBC और फ्लूइड यहाँ पे आपका हो जाता है एक्यूमुलेट आपके एलुलाई के अंदर.
अब समझो आपके यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा यहाँ पे हो चुका है, फ्लूइड के साथ आपके यहाँ पे डेड डब्ल्यूसी आपके यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं आपके एलएलआई के अंदर। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए इससे क्या दिक्कत आ सकती है? अगर ये सब इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे तो व्हाट कैन हैपन ओवर हियर? सर क्या बोला? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे एलएलआई के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे एलएलआई बना के रखा हुआ है, सुनो ध्यान से, आराम से सुनो, बिल्कुल आराम से सुनो, ये जो मेरे यहाँ पे एलएलआई है, अगर इसके अंदर मेरा डेड डब्ल्यूसी मेरा इकट्ठा हो रहा है, मेरा अगर फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, इन सब में इकट्ठा हो रहा है, तो इससे मुझे क्या दिक्कत आ सकती है? बताइए डॉक्टर साहब, बताइए क्या दिक्कत आएगी अगर आपको ऐसा केस मिलता है तो? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब कुछ बोल ही, लेने में प्रॉब्लम हो। और क्यों आ रही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आपके हिसाब से? क्यों बताइए, केस स्टडी आपके सामने, क्यों लग रहा है आपको यहाँ पे कि ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी? जो सरफेस एरिया होता है ब्लैक तो रिड्यूस हो जाता है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। पानी इकट्ठा हो गया, बस वहां पे पानी इकट्ठा हो गया, डब्ल्यूसी वहां पे आ गया, अब क्या हो रहा है फिर? बताइए बताइए, सोचिए एज अ डॉक्टर, सोचिए क्या होगा यहाँ पे, क्या दिक्कत आएगी? सिंपल सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, एक ही दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्या होगा? स्पेस नहीं है ऑक्सीजन जाने को। हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके यहाँ पे हो नहीं सकता, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके यहाँ पे स्मूथली आपको हो नहीं पाएगा। O2 यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, वो देखा मैं कहाँ जाऊं, राइट? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके यहाँ पे इंटरप्ट होता है, इंटरफेयर होता है, इंटरफेरेंस होता है बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज अगर आपके यहाँ पे हो नहीं पा रहा, देन ऑब्वियसली बात है बेटा कि यू विल हैव अ ब्रेथलेसनेस, राइट? आपका ऑक्सीजन सप्लाई आपके ब्लड के अंदर आपका कम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है ड्यूरिंग द निमोनिया। सो याद रखना, निमोनिया जब आपका होता है यहाँ पे, सो बेसिकली इट विल हैपन बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म से भी आपका ये यहाँ पे हो सकता है। आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि अगर ये होता है देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे नहीं हो पाता, बिकॉज आपके एलुलाई के अंदर यू हैव accumulation of dead WBC and fluid. You have accumulation of your dead WBC and your fluid. तो इसके accumulation की वजह से आपका exchange of gases आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा, और ये किसी भी तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। By no means this is going to be beneficial. ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए इसे हम यहाँ पे देखते हैं नाउ। अच्छा, एक और चीज, एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, निमोनिया उनके अंदर होता है जनरली जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। ये बात याद रखना कि निमोनिया आपको जनरली उनके अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। सो विल हैव अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन जब आपके यहाँ पे होती है। हाँ जी बेटा बताइए, कुछ क्वेश्चन है क्या? बताइए कृतिका, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर इसे रिपीट करोगे? कर देंगे। सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, देखो यहाँ पे होता क्या है, निमोनिया में पहले याद रखना है कि इसमें आपके जनरली आपका होता है बिकॉज ऑफ टू बैक्टीरियाज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये दो बैक्टीरिया की वजह से जनरली आपका निमोनिया होता है। इसके अलावा कई बार आपके कुछ वायरस भी आपका निमोनिया कॉज कर सकते हैं और आपका फंगाई भी आपका निमोनिया कॉज कर सकता है आपको, राइट? निमोनिया जनरली आपको उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब इम्यून सिस्टम जिसका थोड़ा सा वीक रहेगा उसके अंदर ये कंडीशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्कुल ही यंग बच्चा अगर हुआ, छोटा बच्चा हुआ, तो उसके अंदर आपको निमोनिया होते हुए आपको मिल सकता है। या जो बहुत ओल्ड इंडिविजुअल आपके होते हैं ना, लेट 70s 80s के लोग जो होते हैं, उनके अंदर भी आपको ये निमोनिया होते हुए आपको मिल सकता है। सो यंग इंडिविजुअल या फिर जो एकदम लेट 80s के अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर आपको निमोनिया होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखना, ये जिनके अंदर इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है उसके अंदर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब जनरली इसमें होता क्या है कि आपके जो एलुलाई यहाँ पे होंगे, द एलुलाई यू हैव ओवर हियर, इसके अंदर आपका डेड डब्ल्यूसी और फ्लूइड आपके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। सो यू हैव एक्युमुलेशन ऑफ डेड डब्ल्यूसी इन द फ्लूइड इन द एलुलाई, और इसके जैसे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे अफेक्ट होगा। सो बिकॉज ऑफ दैट विल हैपन, योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल गेट अफेक्टेड। इसके जैसे क्या होता है आपके यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस गेट्स अफेक्टेड। आपका गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे आपका आराम से आपका यहाँ पे हो नहीं पाता। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, ठीक है? तो ये सब आपका हो रहा है आपके निमोनिया के अंदर। सो चलिए, कृतिका पता चला यहाँ पे क्या हुआ? कृतिका समझ आया? चलिए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनली कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा।
infants, elderly and immunocompromised individuals are more susceptible. एकदम यंग बच्चे, ओल्ड पीपल या जिनका इम्यून सिस्टम काफी कॉम्प्रोमाइज है, उसके अंदर आपको ये कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाता है. Alveoli is filled with dead WBC and fluid, limiting the gaseous exchange. आपका gaseous exchange यहाँ पे हो नहीं पाता, और इसको ट्रीटमेंट हम इसका कर सकते हैं यूजिंग द एंटीबायोटिक्स. अगर इसको निमोनिया होता है तो जनरली एज अ डॉक्टर आप लोग उसे एंटीबायोटिक्स के शॉट देना चालू करेंगे ताकि उन बैक्टीरिया को खत्म किया जा सके और निमोनिया को ठीक किया जा सके. सो दैट इज समथिंग यू कैन डू ओवर हियर. ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट. सो दैट इज समथिंग वी हैव डन. तो आज हम इतने ही रखेंगे, आप बाकी डिसऑर्डर हम लोग कल करेंगे, लेकिन आज हमने क्या किया वो पहले आप यहाँ पे देख लो. वी हैव डन निमोनिया, देन वी हैव डन ब्रोंकाइटिस, देन उसके बाद हमने किया हमारा ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, एंड देन बिफोर दैट वी हैव डन द एम्फिसेमा, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे किया हमारा अस्थमा. 5 डिसऑर्डर हमने अभी तक यहाँ पे किए. आपका जॉब यहाँ पे ये, आपका होमवर्क यहाँ पे ये है कि आप इन 5 डिसऑर्डर को आप ध्यान से पढ़ो, देखो ध्यान से, एंड देन विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम. कल हम आपसे पूछेंगे, कल हम आपके सामने सिम्टम्स रखेंगे और एज अ डॉक्टर आपको बताना पड़ेगा कि यार सिम्टम देखिए कि कंडीशन क्या है. तो इतने 5 डिसऑर्डर सही से पढ़ के आना, क्योंकि कल टेस्ट किया जाएगा आपका क्या है, आपका क्लिनिकल लाइक स्कूल ऑफ थॉट, नॉट स्कूल ऑफ थॉट, क्लिनिकली आप कितने अच्छे तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हो, और वो कल हम देखेंगे कल आपका. सो प्लीज मेक श्योर यू रीड ऑल दोस थिंग वेरी थॉरली. कल के क्लास के अंदर आप देखेंगे, हम देखेंगे कि कितना आप लोग समझ सकते हो डिसऑर्डर, मतलब सिम्टम्स को, और कैसे आप जज कर सकते हो डिजीज को. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है. आई होप दिस 5 थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको लेकर कोई दिक्कत आए तो प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन फिक्स दैट थिंग. ठीक है, तो इतना देख लेना आप अपने एंड से, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. हम लोग कल वापस मिलेंगे. तो आज ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर नहीं पाए, बट कल हम जब मिलेंगे सो विल बी डूइंग द मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग. ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्विंग कल हम करेंगे, सो दैट पोर्शन तो कवर हुई हो, तब आपका ग्रिप भी आपको बने इन क्वेश्चंस के ऊपर. विल बी डूइंग दैट टुमारो. ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम माइंड. अगर आपके कोई क्वेश्चन है, सवाल है, देन प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चन या सवाल नहीं है देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे कल. सो या डू हैव फन, डू टेक केयर, एंड प्लीज रीड थॉरली व्हाटएवर वी हैव डन आज के क्लास में. ठीक है, चलो देन बाय बाय. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय, गुड नाइट. हाँ जी.